महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दुनिया भर के शिव भक्तों के लिए एक और खुशखबरी जो है वो सामने आई है। आज ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है। इस साल 6 मई को सुबह 6:25 पर बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। बाबा केदार की उत्सव डोली 2 मई को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर केदार धाम के लिए रवाना होगी। 3 तारीख को बाबा की उत्सव डोली फाटा में, 4 मई को गौरीकुंड और 5 मई को डोली केदारनाथ में रात्रि प्रवास के लिए पहुंचेगी। और 6 तारीख को सुबह 6:25 में परंपरा के अनुसार केदारनाथ रावल जी के करकमल द्वारा वो दरवाजा खुल जाएगा। तब से दिवाली तक सभी देशवासियों को नहीं, विश्व के सभी सद्भक्तों को वो दरवाजा खुला रहेगा। और वहाँ पर भीड़ तो होगी, क्योंकि 2 साल से कोरोना की वजह से उस पर कंट्रोल था दर्शन के लिए, लेकिन इस साल अभी कंट्रोल की बात तो है ही नहीं। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और पूरे प्रदेश में शिवरात्रि की धूम है। बात उत्तराखंड की करें तो यहाँ भी भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार, नैनीताल, कोटद्वार, विकासनगर, अल्मोड़ा और टिहरी के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी और अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन किए। तो हम आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार से, नैनीताल से भी, कोटद्वार से तस्वीर आप देख रहे हैं शिव भक्तों की भीड़, और टिहरी से भी, विकासनगर से, अल्मोड़ा से, पूरे उत्तराखंड में, या आप ये कहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूरे देश में ही आज सभी शिवरात्रि का महापर्व मना रहे हैं और अपने अपने तरीके से आराध्य को याद कर रहे हैं अपने। उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर में भी शिव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। पौड़ी कमलेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के साथ होली खेली। इस दौरान मंदिर में कीर्तन भजन भी किए गए। बागेश्वर में बाबा बागनाथ का सरयू के पवित्र जल से भक्तों ने अभिषेक किया और बेलपत्र उन्हें अर्पित किए। महाशिवरात्रि के पर्व पर देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। भोले का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु लंबी कतारों में लगे हुए नजर आए। 3 से 4 घंटे तक का इंतजार किया सभी ने और फिर जलाभिषेक करने के लिए वो पहुंचे। टपकेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के पर्व से लगने वाला मेला भी आज से शुरू हो गया है। तो ये जो है दिखाता है भक्ति में कितना उत्साह है कि लोग कई घंटे लाइनों में खड़े होकर मंदिर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा हम लोगों को, पर जल अभिषेक करके सारी थकान हमारी उतर गई और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही धक्का मुक्की में जल अभिषेक करा हमने। जी हाँ, बिल्कुल कोविड काल के बाद ये पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इतना उत्साह है लोगों में, इतनी भीड़ हो रही है, इतनी लंबी लाइनें लगी हुई है, कई किलोमीटर लंबी लाइनें हैं, लेकिन फिर भी लोगों में काफ़ी उत्साह है, हमें भी काफ़ी उत्साह है। और हर हर महादेव। तो हर हर महादेव हो रहा है, घर घर महादेव हो रहा है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और उनकी पत्नी गुरमीत कौर ने आज महाशिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिर में पूजा की। गवर्नर ने देहरादून विजय कॉलोनी के शिव मंदिर में पहुंचकर पूजा की है, पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। शिवरात्रि के दिन अपनी विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने चकरपुर वनखंडी मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन कर पूजा की। साथ ही वनखंडी मंदिर में लगने वाले शिवरात्रि मेले का भी सीएम पुष्कर धामी ने उद्घाटन किया। भगवान शिव से राज्य और देश में खुशहाली के लिए सीएम धामी ने कामना की, प्रार्थना की। मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान भोलेनाथ, भगवान महादेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे प्रदेश में कृपा बनाए रखें, सभी के घरों में सुख समृद्धि हो, हमारे प्रदेश का निरंतर विकास हो। आने वाले समय में हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बने। भगवान महादेव हम पर कृपा करें।
खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से मुलाकात की और यूक्रेन में फंसे बच्चों को सकुशल वापस लाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि जो छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द भारत लाया जाएगा और उत्तराखंड सरकार विदेश मंत्रालय से जो है लगातार संपर्क बनाए हुए है। हमारा सबका प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे सभी बच्चे सकुशल वापस आ जाएं। उसके लिए हम लगातार विदेश मंत्रालय के और भारत सरकार के संपर्क में हैं। हमारा दिल्ली का स्थानीय आयुक्त कार्यालय भी काम कर रहा है, हमारे नोडल अधिकारी भी काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहां पर सभी मंत्रियों की अभी अलग अलग ड्यूटियां मतलब निर्धारित की हैं, सभी के दायित्व निर्धारित किए हैं, जो वहां से जाकर सब बच्चों को लाने का काम कर रहे हैं। और हमारे इस क्षेत्र के भी, पूरे उत्तराखंड के भी जितने भी बच्चे वहां पर हैं, हम लगातार कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी वो सीमावर्ती जो उनके आसपास के जो अन्य देशों के जो बॉर्डर पड़ते हैं उन बॉर्डरों पर आ जाएं और वहां से उनकी सब व्यवस्थाएं लिफ्टिंग की हो रही हैं। यूक्रेन में कई दिनों से फंसी पायल पवार आखिरकार अब कोटद्वार में अपने घर सुरक्षित पहुंच चुकी हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए पायल यूक्रेन गई हुई थी। पायल के घर पहुंचने से परिवार वाले काफी खुश हैं। उन्होंने बताया यूक्रेन में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं, जिससे सभी बच्चे डरे हुए हैं। बॉर्डर तक पहुंचने के लिए उनकी गाड़ी के आगे तिरंगा लगाया गया था, जिससे वो सुरक्षित बॉर्डर तक पहुंच सके। स्थिति वहाँ की बहुत ही खराब है। मैं वेस्टर्न यूक्रेन से आई हूँ, इवानो फ्रैंकोस से, तो वहाँ पे भी डर का माहौल था ही, तो हमको वहाँ से बॉर्डर तक खुद ही जाना पड़ा और उसके बाद फिर हम फ्लाइट वगैरह से इंडियन एम्बेसी की हेल्प से यहाँ पे आए। उधर रुद्रपुर के रहने वाले आशुतोष पाल भी सकुशल यूक्रेन से लौट आए हैं, जिससे परिवार वाले खुश हैं। उन्होंने भारत सरकार का आभार जताया। उनका कहना है कि अजरोद शहर के हालात खराब नहीं थे, लेकिन आपातकाल की वजह से खाने पीने की दिक्कतें शुरू हो गई थी। आसमान में उड़ रहे विमान, जो लड़ाकू विमान, वो लगातार आवाज करते थे, जिससे दहशत बनी रहती थी। आशुतोष यूक्रेन से पहले हंगरी पहुंचे, जहां से उन्हें वापस लाया गया। कहते वहाँ थी कि फूड वगैरह थोड़ा सा मिलना बंद हो गया था, मतलब क्योंकि नेशनल इमरजेंसी थी, लॉकडाउन टाइप का ही था एक तरीके से, तो मोस्टली मॉल्स बंद थे और एटीएम्स में मनी नहीं था, मतलब पैसे वगैरह नहीं थे, तो उसी की दिक्कत आई थी। कोरोना महामारी की वजह से उत्तराखंड में रिवर्स पलायन भी देखने को मिला है, लेकिन अब ये पलायन दोबारा से होने लगा है, जिसका बड़ा कारण राज्य में रोजगार के साधन का ना होना है। प्रदेश में पलायन एक बड़ा अभिशाप रहा है और आज तक किसी भी सरकार ने रिवर्स पलायन पर कोई ऐसा काम नहीं किया है कि लोग वापस अपने गांव में ही रह सके। पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में करीब 4 लाख लोग वापस अपने गांव लौटे थे, लेकिन रोजगार के उचित साधन नहीं होने के चलते अब फिर से पलायन करने को मजबूर है। जिनकी संख्या लगभग 3,57,536 के करीब सितंबर के माह तक में थी, जो 2020 की बात कर रहे हैं, उसमें देखें तो लगभग 35% लोग जो है वो वापस चले गए थे तुरंत। जो हमारे यहाँ पे जो 65% लोग उस समय बचे हुए थे, वो भी आज इस फिराक में है कि कब वो पलायन करें। वहीं अब राज्य में सरकार बनाने के दावे कर रही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पलायन पर ठोस राजनीति बनाने की बात कर रही है। हमने वादा किया है कि हम 4 लाख रोजगार देंगे, स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे, हम न्याय योजना से लोगों को जोड़ेंगे और 4 लाख तो स्थायी प्रवृत्ति के रोजगार हम यहाँ प्रदेश के युवाओं को देंगे। जो भी मुझे लगता है संभव हो सकता था, सरकार के स्तर पर सरकार ने प्रयास किए हैं, किए होंगे, लेकिन बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। अब गति को हमको खरगोश की गति से दौड़ना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में आज भी करीब 8 लाख लोग बेरोजगार हैं और करीब 2 लाख वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल के दौरान रिवर्स पलायन किया था। लोगों को अब उम्मीद नई सरकार से है कि वो पलायन रोकने के लिए क्या करेगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। एसटीएफ की कुमाऊं टीम ने 5000 के इनामी अपराधी विजयवीर को यूपी के गजरौला से गिरफ्तार किया। विजयवीर पर साल 2019 में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक एलटी और सहायक
डाटा एंट्री ऑपरेटर की लिखित प्रतियोगी परीक्षा में साजिश के तहत उधम सिंह नगर के 22 अभ्यर्थियों को फर्जी अभ्यर्थियों के माध्यम से परीक्षा दिलवाने का आरोप है। विजयवीर और उसके साथी के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज था और इसके बाद से ही वो फरार चल रहा था। राजाजी पार्क में कॉर्बेट से एक मेल और एक फीमेल टाइगर लाए गए थे, जिसमें से फीमेल टाइगर मार्च या अप्रैल के महीने में शावकों को जन्म दे सकती है। शावकों के जन्म को लेकर पार्क प्रशासन में उत्साह है। राजाजी पार्क के वेस्टर्न पार्ट में टाइगरों की कमी हो गई थी। ये दोनों टाइगर सालों से अकेले ही रह रहे थे। नैनीताल में किसानों की फसलों पर जंगली जानवरों का आतंक है। किसान फसल उगा रहे हैं, लेकिन जानवरों से उनकी सुरक्षा एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। खेतों में फैलाई गई ये साड़ियां धूप में सुखाने के लिए नहीं लगाई गई। इन साड़ियों को लगाया गया है अपनी फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए। दरअसल नैनीताल वन प्रभाग में किसानों की फसलों को बंदर और जंगली सुअर भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे परेशान होकर किसानों ने खेतों के चारों ओर साड़ियों की बाड़ लगाई है। लेकिन ये बाड़ इनकी फसलों को बचा पाएगी, इसकी उम्मीद भी बहुत कम है। जंगली जानवरों से आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में काफी नुकसान हो रहा। बंदर हैं, सुअर हैं, और विभाग को कई बार यहाँ से लिखित भी दिया है कि बंदर को हटाएं। ये घर घर में आजकल में घुस जा रहे हैं। नैनीताल के बेताल घाट, भीमताल, रामगढ़, ओकलकाड़ा में सबसे ज्यादा आतंक इन जानवरों का है। बंदर और सुअर फसल नष्ट कर रहे हैं तो कुलदार मवेशियों के साथ इंसानों पर भी हमला कर रहे हैं। उधर वन विभाग दावा कर रहा है कि जहां से भी शिकायतें मिल रही हैं, वहां फेंसिंग लगाई जा रही है। न उसमें भी कॉम्पनसेशन मिल रहा है। अभी हमको सोलर फेंसिंग के लिए भी पैसा कैम्बा में मिल चुका है, तो उसका भी काम कर रहे हैं। क्योंकि किधर ज़्यादा कंप्लेंट आ रहे हैं उस एरिया में दीवार बनना और सोलर फेंसिंग करना। ग्रामीणों और जंगली जानवरों का संघर्ष सालों से चल रहा है। बावजूद इसके ना तो ग्रामीणों को मुआवजा मिल रहा है और ना ही इनसे निजात। और जब खेती ही नष्ट हो जाएगी तो आने वाले दिनों में यही पलायन का भी एक बड़ा कारण बन जाएगा। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। गोरखपुर में जल संसाधन मंत्री महेंद्र सिंह का दावा, यूपी में चल रही है बीजेपी की लहर, 300 से ज्यादा सीटें करेंगे हासिल। हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम में हुए शामिल। साधु संतों से मुलाकात भी कर सकते हैं सीएम धामी। देहरादून से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में मुलाकातों का दौर जारी। पूर्व सीएम निशंक ने नड्डा से की मुलाकात। चुनावी हालात और पार्टी के अंदर मचे घमासान पर हुई चर्चा। बीजेपी उपाध्यक्ष AK शर्मा वाराणसी पहुंचे और बीजेपी के लिए डोर टू डोर प्रचार किया। न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत भी की। 187 सालों बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में मढ़ा गया सोना। दक्षिण भारत के दानदाता ने पीएम मोदी की मां के वजन के बराबर दान किया सोना। काशी दौरे पर पीएम मोदी ने देखा गर्भगृह। हरिद्वार के प्रसिद्ध सुरेश्वरी देव मंदिर में सीएम धामी ने की पूजा अर्चना। टनकपुर में पूर्णगिरी मेले को लेकर भी समीक्षा बैठक। यूक्रेन से उत्तराखंड के छात्रों को भी लाया जा रहा वापस। अभी तक 17 छात्र आ चुके हैं वापस। सुबह 7 छात्र लौट आए अपने घर। रुद्रप्रयाग के सारे गांव में लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें। अचानक भर भर आकर गिरा पहाड़। खतरे की जद में आए कई परिवार। देहरादून में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। तिब्बतन फाउंडेशन की 70 बीघा जमीन पर कब्जे की कोशिश। शिकायत के बाद पीसी ने की गई तैनात। हरिद्वार के पिरान कलियर से पुलिस ने 2 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी झारखंड के जमताड़ा के रहने वाले। बागेश्वर के ढूंगा गांव में जंगली सुअर के हमले में किसान गंभीर रूप से घायल। इलाके में लंबे समय से सुअरों का आतंक जारी।
चमोली में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर पुलिस ने जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस अब टीम गठित करेगी। उत्तरकाशी पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा चरस की बरामद, दोनों पर केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया। उत्तरकाशी के मनेरा में एक दुकान में अचानक आग लगने दुकान के सारा सामान जलकर खाक, फायर सर्विस ने आग पर पाया काबू। भड़काऊ भाषण मामले में जमानत पर रिहा नरसिंह नंद जितेंद्र त्यागी क्योंकि दंगा कोई कर नहीं सकता। नहीं तो पहले कोई पर्व और त्योहार आता था तो पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। हमारे लिए सारी पाबंदी थी और तुष्टीकरण की किस हद तक पार करते हुए पिछली सरकारें काम करती थी। भाइयों बहनों, इसीलिए सुरक्षा का जो वातावरण मिला पूरे प्रदेश के अंदर, माताएं बहनें वे सब एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को खूब वोट दे रही है और 5 चरणों के चुनाव ने साबित किया है कि दंगाई अपराधी माफिया को छोड़ दें, उनके समर्थकों को छोड़ दें, सारा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। और इसलिए आ रहा है क्योंकि जो सुरक्षा दे सके वह सरकार चाहिए, जो दंगा रोक सके वह सरकार चाहिए, जो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण करा सके वह सरकार चाहिए। दंगा नहीं और कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा निकालने वाली सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, आज बाजारों में बमबाजी नहीं होती है, कावड़ यात्रा निकलता है, हर हर बम बम करके निकलता है, शिव में माहौल होता है। आप ऐसी सरकार चाहते हैं ना? आज तो विकास हो रहा है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज बन गया है और राही जी के क्षेत्र में बन गया है। पॉलिटेक्निक बन रहे हैं, डिग्री कॉलेज बन रहे हैं, आईटीआई बन रहे हैं, बिजली आ रही है और कोरोना में फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री वैक्सीन सबने लगा लिया। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? कोरोना का टीका कितने लोगों ने लिया है? सब लोग ले लिए। आपका अभिनंदन। भाइयों बहनों, टीके का कोई पैसा तो नहीं मांगा किसी ने, तो इसको सच बोलना मुझे। टीके का कोई पैसा तो नहीं मांगा कोई। सपा बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों, टीका बिक जाता बाजार में, आपको नहीं मिल पाता। डबल इंजन की सरकार है ना, डबल इंजन की सरकार मानते हैं ना। दिल्ली में मोदी जी हैं, लखनऊ में मैं हूं, है ना। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन का मतलब गरीबों को महीनों में 2 बार राशन की सुविधा देना। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कितने लोगों को राशन मिल रहा है? कोई भेदभाव तो नहीं राशन देने में? दाल, तेल, नमक ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या सपा की सरकार में मिलता था क्या? सारा उनका गुर्गा खा जाता था। जहां जहां उनके गुर्गे थे, गुंडे थे, सब खा जाते थे। गरीबों का राशन, गरीबों की दवा, विकास का पैसा। अब मुझे बताओ, सपा के लोगों को नाराजगी होती है कि आप बुलडोजर क्यों चलवा रहे हैं? मैंने कहा बताओ, तुम गरीबों का राशन खा जाओ, विकास का पैसा खा जाओ और तब भी हम चुप बैठेंगे? मुझे हर गरीब के घर राशन भी पहुंचाना है, फ्री में दवा की व्यवस्था भी करनी है, विकास भी करना है, मेडिकल कॉलेज भी बनाना है। इसके लिए पैसा चाहिए और पैसा माफिया और अपराधियों को रौंद करके ही पैसा निकलेगा। अवैध कमाई का पैसा निकालेंगे, गरीबों में बांटेंगे। परेशान है सब। 5 चरणों के चुनाव के रुझान के बाद
सपा बसपा के तो कई नेताओं ने विदेश भागने की टिकट बुक करवाने शुरू कर दी, और वही नहीं कराया है। अब तो उन लोगों ने, जो उनके छुटभैया गुर्गे हैं, वे जब विदेश भागने के लिए उतनी सुविधा नहीं उनके पास, तो ये नेपाल भागना चाहते हैं। नेपाल बॉर्डर पर भी सख्ती करवा दी गई है, पूरी सख्ती कि इनको रोकी दो अब 10 तारीख तक। भाइयों बहनों, अभी तो ये झलक है, 10 तारीख के बाद जब सरकार आएगी, उज्ज्वला योजना की हर लाभार्थी को हर होली और दीपावली को फ्री गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। बेटी की शादी के अनुदान को ये हमने शुरू किया था कि कोई गरीब बेटी दहेज के भाव में शादी से वंचित न रहने पाए, इसके लिए हम अनुदान देंगे। और वह कन्यादान होता है हम लोगों की तरफ से। पहले 31,000 था, उसको 51,000 किया गया, और 51,000 को अब हमने तय किया है अगले 5 साल के अंदर इसको 1 लाख करना है। बेटी की शादी के 1 लाख। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है, 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। अगले 5 साल के लिए तय किया गया है हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ेंगे। 1 करोड़ नौजवान को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं ना। सिद्धार्थनगर जनपद में बेटा है। और भाइयों बहनों, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीटेक, बीएमई, एमटेक, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल की जो भी शिक्षा ले रहा है, इन सभी को हम टैबलेट, स्मार्टफोन दे रहे हैं। और हमने तय किया भाइयों बहनों, अगले 5 साल के अंदर इस संख्या को हम 2 करोड़ करेंगे। 2 करोड़ नौजवानों को डिजिटल एक्सेस फ्री, यानी उसका कोई खर्चा नहीं आएगा। हर नौजवान के हाथ में टैबलेट या स्मार्टफोन होगा। गरीब का बेटा भी टैबलेट लेकर के जा पाएगा। नहीं तो ये सिपाही खानदान विकास में केवल अपना अधिकार मानता था। उनका नारा ही था कि सबका साथ, लेकिन सिपाही खानदान का विकास। और हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास। भाइयों बहनों, मैं आपके बीच आया हूं, बहुत परेशान है लोग, कह रहे तब पैसा कहां से आ रहा है। मैंने कहा देखो, पैसे की कमी नहीं है, ये तो तथागत की धरती है, भगवान राम की धरती है, भगवान कृष्ण की धरती है, बाबा विश्वनाथ की धरती है, माँ गंगा और यमुना के संगम की धरती है। यहाँ किस चीज की कमी होगी? यहाँ तो साक्षात शंकर के दर्शन होते हैं। यहाँ पे तो भगवान राम साक्षात दर्शन देते हैं। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। नियत साफ होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। मैंने पूछा सपा के लोगों से, मैंने कहा तुमने विकास क्यों नहीं कराया? तो सोचते सोचते उनके दिमाग में कुछ आया, उन्होंने कहा हमने विकास कराया है। मैंने कहा कहां? कोई एक काम बताओ तो। उन्होंने कहा साहब बाकी हमें मालूम नहीं, लेकिन हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल जरूर बनाई है। मैंने कहा हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, हम लोग डिग्री कॉलेज बना रहे हैं, हम लोग पॉलिटेक्निक बना रहे हैं, हम लोग धर्मस्थलों का विकास कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमने भी तो विकास कराया है। भाइयों बहनों, उनका विकास कहाँ है आप भी देख सकते हैं, हमारा विकास कहाँ है ये भी आपके सामने है। भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं, विकास और बुलडोजर साथ साथ चलना चाहिए ना? चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? सभी लोग सहमत हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए दमदार सरकार। कैसी सरकार चाहिए? दमदार सरकार के लिए हमें सिद्धार्थनगर जनपद की 5 सीट चाहिए। 5 सीट जिताएंगे, जिताएंगे। कपिल वस्तु से श्री श्याम
आमदनी राही हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और बांसी से हैं श्री जयप्रताप सिंह जी, इटवा से हैं डॉक्टर सतीश द्विवेदी, डुमरियागंज से हैं श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह। ये सभी चारों हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और अपना दल से हैं सूरतगढ़ से श्री विनय वर्मा। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के पांचों प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। चुनाव जिताएंगे, सभी लोग सहमत हैं, लेकिन शर्त एक है, एक शर्त, चुनाव के दिन पहले मतदान। सभी लोग सहमत हैं तो मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।